नमस्कार बच्चों। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर तक बेसिकली हम लोगों ने आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स देखा। तो आईयूपीएसी नेमिंग तक अगर हम सीख चुके हैं, इसका मतलब अब हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बेसिक जानकारियां हो गई हैं। अब हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। व्हाट आर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, व्हाट आर द थ्योरीज, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ते थे ना, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक वैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हम अलग अलग थ्योरीज हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए फिर आइए देखते हैं। डालते हैं हेडिंग, थ्योरीज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। थ्योरीज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्ड फॉर्मेशन की अलग अलग थ्योरीज दी गई टाइम टू टाइम, है ना। तो कुछ थ्योरीज जो कि हमें पढ़ने हैं, जो कि थोड़े प्रोमिनेंट हैं, वो हैं सिडविक्स, ईएएन या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, जिसको हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी बोलेंगे। नेक्स्ट है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। इनफैक्ट वर्नर साहब का तो कंट्रीब्यूशन बहुत ही अद्भुत है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्योरी में। इनको अपन फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बोलते हैं। वर्नर साहब इज नोन एज फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इनके बारे में एनसीईआरटी ने अच्छी खासी डिस्क्रिप्शन दी है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, वीबीटी। नेक्स्ट एक बहुत ही खूबसूरत थ्योरी आएगी, क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सी एफ टी। ये चार थ्योरीज तो हमारे सिलेबस में है। ठीक है ना। अगली थ्योरी जो होगी उसको हम बोलते हैं लिगैंड फील्ड थ्योरी। इसमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट एमओटी का भी है। अब हमारे सिलेबस में डायरेक्टली तो नहीं है, बट जब हम कार्बोनल कंपाउंड्स की हम बात करते हैं तो वहां पे इनडायरेक्ट एप्लीकेशन लिगैंड फील्ड थ्योरी का भी आता है। हालांकि कहीं अलग से नाम नहीं दिया है लिगैंड फील्ड थ्योरी का, बट इसके एप्लीकेशंस को हम इनडायरेक्टली हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। चलिए फिर आइए शुरू करते हैं। क्या सिडविक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ठीक है ना। सिडविक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या ईएएन रूल। इसे हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। दिस सिग्निफाइज प्रेजेंस ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। और 18 इलेक्ट्रॉन किसके वैलेंस शेल में होता है बेटा, नोबल गैस की। तो मतलब नोबल गैस का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आएगा, जो कि अभी हम देखते हैं कैसे। ध्यान से आप समझना, आसान सा टॉपिक है ये। जेई में भी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। देखो ईएन होता क्या है, नाम से क्लियर है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव इफेक्टिव ठीक है ना। इफेक्टिव मतलब कि एट द एंड है कितना। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर
ऑफ EA ऑफ सेंट्रल एटम का बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है, बिना फॉर्मूला के भी आप लॉजिकली समझ जाओगे। ये होगा एटॉमिक नंबर ऑफ CMI, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, माइनस its oxidation state in the complex, minus its oxidation state in the complex, plus number of electrons received by the central atom, received by the central atom, वो भी किससे, from the ligands in the complex। ठीक है, तो EAN किसके बराबर होगा बेटा? EAN की कैलकुलेशन आप कैसे करोगे? ये होगा आपका एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम जो रहेगा, उससे आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन तो लूज कर दिया वो, और फिर क्या ऐड करोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल एटम फ्रॉम द लिगैंड्स इन द कॉम्प्लेक्स। सेंट्रल एटम लिगैंड से कितना इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है कॉम्प्लेक्स में, वो आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं आप लोगों को। मान लो मैंने एग्जांपल लिया FeH2O6+3 का। अब मान लो मुझे इसमें क्या निकालना है? मुझे इसमें निकालना है EAN ऑफ सेंट्रल एटम। ऑफ कोर्स इस कॉम्प्लेक्स में इफेक्टिवली फेरिक आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है? 26 होता है ना? लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3 है, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। लिगैंड क्या है? वाटर है, ठीक है ना? हर एक लिगैंड अपने डोनर साइड से, अगर आपका लिगैंड सिग्मा डोनर है, जो जो लिगैंड सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, हर इलेक्ट्रॉन अपने सिग्मा बॉन्ड से एक लोन पेयर देता है CMI को। तो यहाँ पे तो 6 वाटर हैं, 6 लोन पेयर देगा, 2 × 6 कितना हो गया? ठीक है ना? जोड़ के जरा देखो तो भाई, ये समझ में आ रहा है ना कैसे वाटर ने, हर एक वाटर ने एक लोन पेयर दिया। ये वाटर है बेटा, वाटर क्या करता है? अपना लोन पेयर देता है। ठीक है ना? क्या ये बात समझ में आ गई है? ठीक, चलिए फिर अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल बोलता क्या है? एज पर EAN rule, if the effective atomic number of the central atom is equal to the atomic number of the next nearest noble gas, then the compound is considered to be stable। क्या कह रहा है? कह रहा है कि EAN रूल ये बोलता है कि अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेंट्रल एटम का नेक्स्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाए, तब उस कंपाउंड को हम क्या कंसिडर करते हैं बेटा? तब उस कंपाउंड को हम स्टेबल कंसिडर करते हैं। जैसे मान लो आपके पास FeH2O6+3 था, तो आयरन के बाद अगला नोबल गैस कौन सा आएगा बताओ? आयरन के बाद अगला नोबल गैस आता है क्रिप्टन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 36। एज पर EAN ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल तभी होता जब EAN की वैल्यू कितनी आती? 36 आती। हालांकि यहाँ पे नहीं आई। ठीक है ना? ये बात आपको जाननी है कि EAN रूल एक पुराना रूल है, अब इस रूल की इतनी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। ठीक है ना? तो मैं ये बात लिखता हूं, दिस रूल हैज बिकम
ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब पुराना, जो अब यूज में उतना ज्यादा ना हो। एंड इज नो लॉन्गर वैलिड टू ऑल द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये रूल अब कंपैरेटिवली पुराना हो चुका है और कई सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इसको फॉलो नहीं करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हालांकि इस रूल की अहमियत कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए अभी भी अच्छी खासी है। कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब वो कंपाउंड्स जिनमें लिगैंड होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना? हाउएवर, टिक कर देता हूं, इंपॉर्टेंट। हाउएवर, दिस रूल still holds importance for coordination, sorry, for carbonyl complexes, for carbonyl complexes। कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस आप किन्हें बोलते हो? जिनमें लिगैंड क्या हो? जिनमें लिगैंड होता है कार्बोनिल या CO। एग्जाम्पल FeCO5, NiCO4 एक्सेट्रा, ठीक है ना? तो ये कुछ बातें थी। अब इससे पहले कि हम EAN के कुछ क्वेश्चंस करें, मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें प्रीवियसली रिवाइज कर देता हूं कि करा देता हूं कि एटॉमिक नंबर डी ब्लॉक के एलिमेंट का क्या क्या होता है। क्योंकि जब तक आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा, जब तक आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट का सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा, तब तक आप EAN नहीं निकाल पाओगे। और मैंने ये बात हमेशा कही है कि अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप लोगों को पीरियोडिक टेबल का तो रफ आइडिया होना ही होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के नाम लिख देता हूँ, ठीक है ना? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। जिंक के नीचे कैडमियम, कैडमियम के नीचे मरकरी, कॉपर के नीचे Ag सिल्वर, उसके नीचे गोल्ड, निकल के नीचे पैलेडियम, पैलेडियम के नीचे प्लैटिनम, कोबाल्ट के नीचे रोडियम, रोडियम के नीचे इरिडियम, आयरन के नीचे रुदेनियम, उसके नीचे ऑस्मियम, मैंगनीज, टेक्नीशियम, ब्रेनियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, है ना? स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, है ना? यट्रियम के बाद जिरकोनियम, इसके बाद नायोबियम, लैंथेनम, हैफनियम, टैंटेनम। यार ये तो याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना? इसके ट्रिक्स वगैरह जो भी हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो जैसे एटॉमिक नंबर में लिख दूं, यहाँ से शुरू होता है 21, 22, 23, ऐसे करते करते ये हो जाता है जिंक 30, ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, और बगल के नोबल गैस कौन कौन से हैं? देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, यहाँ पे आता है क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ग्रुप 18 में नोबल गैस का तो आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। हीलियम 2, नियॉन 10, आर्गन 18, फिर 36, जेनॉन 84 और ये 86, ठीक है ना? क्या ये बात समझ में आ रही है मेरी आपको? तो एटॉमिक नंबर इनके क्या हो जाएंगे? 39, 40, 41, 42, लिख देता हूँ पूरा ही। और यहां से कितना हो जाएगा? लैंथनम का कितना हो जाएगा बेटा, बताओ? 57, ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो? चलो, ये होता है 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72। 58 से 71 कहाँ गया? ये गया एक्टिनॉइड्स में, सॉरी ये गया
लैंथेनॉइड में, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। मतलब ये बात आपको समझ में आ रही है कि अगर कोई एलिमेंट 3D सीरीज का होगा उसके लिए नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी है, क्रिप्टन। अगर कोई एलिमेंट 4D सीरीज का होगा उसके लिए नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी है, जेनॉन। अगर कोई एलिमेंट 5D सीरीज का होगा उसके लिए नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी है, रेडॉन। ठीक है, तो आइए करते हैं क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन वही है कि कैलकुलेट कैलकुलेट हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द EAN ऑफ द CMIs इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो मैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिख रहा हूं, आप करने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लो मैंने पहला दिया आपको K4 FeCN6, मैंने दूसरा दिया Cu NH3 4 SO4, तीसरा मैंने मान लो दिया आपको NiCO4, नेक्स्ट मैंने मान लो दिया FeCO5। ठीक है ना। पांचवा मैंने जैसे मान लो आपको दिया AgNH3 YCO, नेक्स्ट लिख लो CO EDTA 3- है ना। और आप लिख लो विल्किंसंस कैटलिस्ट है ना, RHCl PPH3 का 5। आप ये भी लिख लो IRCl CO PPH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, और आप लिख लो जैसे CO NH3 6 Cl3। मैं बाइडेंटेट लिगेंड्स के एक दो एग्जांपल और देता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लो मतलब पॉलीडेंटेट के NiNH3 ट्वाइस En ट्वाइस Cl2। ठीक है, चलिए इन क्वेश्चंस को करते हैं। एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं आपको, FeC2O4 थ्राइस 3-। ठीक है ना। चलिए फिर इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। तो आपको दिख रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6, ये जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है बेटा, उस पर चार्ज कैसा आएगा, उस पर चार्ज आएगा -4, है ना। तो चार्ज कितना आएगा, -4। गिव मी अ मोमेंट बेटा। K4FeCN6 में जो चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे वो क्या है, 4- है, क्योंकि K पे +1 होता है। ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया Fe पे, +2। अब आप निकाल लो 26 -2। सैनिडो कैसा है, मोनोडेंटेट, या तो कार्बन से देगा या नाइट्रोजन से देगा। यहाँ पे कार्बन से दे रहा है तो हर एक सैनिडो देगा 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लोन पेयर। और सैनिडो है कितने, 6। तो +2 × 6, जरा जोड़ो तो 26 - 2 24, 24 और 12 36। EAN रूल को ये फॉलो कर रहा है। हालांकि सवाल ये नहीं पूछा है कि EAN रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, सिंपली क्या कह रहा है कि EAN निकालो, और कुछ भी नहीं कह रहा है। ये बात पे आप ध्यान देना। इसमें कितना हो जाएगा, कॉपर पे है इसमें +2, तो 29 - 2 +2 × 4 कितना हो गया, 27 + 8 35। निकल पे इसमें 0 है तो 28, सब्ट्रैक्ट तो कुछ होगा नहीं, +2 × 4 या 4 × 2, जो भी करना है करो आप। कितना हो गया, 36। सिमिलरली इसमें भी 26 - 0 +2 × 5 36। AgNH3 वाले में क्या होगा, सिल्वर सॉरी, AgNH3 2Cl बाहर होता है ना। थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। इसमें क्या हो जाएगा, सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आई थिंक 47 होता है।
आपने यहाँ लिस्ट बनाई है, आपको ये दिखा सिल्वर 47। हालांकि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा, +1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन गया, 2 अमोनिया है, हर एक अमोनिया एक लोन पेयर देगा। कितना हो गया ये 46 प्लस 450। इस तरह से आप कैलकुलेशन करो। अगला जरा देखो तो NiNH3 2 En ट्वाइस Cl2, तो 2Cl माइनस, तो इस पे क्या आ गया +2, मतलब निकल पे है +2। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28, 28 में से 2 गया। अमोनिया देखो बेटा कितना है, 2 है, हर एक अमोनिया एक लोन पेयर देगा, तो 2 अमोनिया 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। जबकि इथाइलिन डायमीन बाइडेंटेट लिगैंड होता है ना बेटा, दिख रहा है, तो हर एक इथाइलिन डायमीन क्या देगा, 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक ईएन अगर 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 ईएन कितना देगा, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। जरा जोड़ो अब इसको, 26 प्लस 4 प्लस 8। एम आई डूइंग इट राइट, जरा जोड़िए तो 30। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, वो आप चेक कर लेना, मैं फिर से रिवाइज कर दूं इसको। 28 था, 28 में से गया 2, हो गया 26, ये देगा 2 दूनी 4 और ये 4 देगा, ठीक है, ठीक। सिमिलरली कोबाल्ट EDTA 3 माइनस, EDTA 4 माइनस होता है, बाहर है -3, तो कोबाल्ट पे आ गया +3। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, 27 में से 3 गया। इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट कैसा होता है, हेक्साडेंटेट, 6 डोनर एटम है, तो 2 × 6 36। क्या बात समझ में आ रही है बताइए। नेक्स्ट विल्किंसंस कैटलिस्ट देखो बेटा, रोडियम +1 में है, क्योंकि क्लोराइड में तो -1। एटॉमिक नंबर देखो रोडियम का आपने लिखा होगा 45। ठीक है, रफ आइडिया होना चाहिए, मैं फिर से कह रहा हूँ एटॉमिक नंबर्स का। 45 -1 प्लस क्लोराइड तो एक लोन पेयर देगा, 2 × 1। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन मोनोडेंटेट है, समथिंग लाइक दिस, समझना ये होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बेटा। पीएच इज द फिनल ग्रुप, ये वाला। हर एक ट्राइफिनाइल फॉस्फीन अपना लोन पेयर डोनेट करता है, तो 3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, 3 लोन पेयर देंगे। क्या हो गया ये 44, 44 प्लस 6 50, 52। ये बात समझ में आ रही है। सिमिलरली वास्कास कॉम्प्लेक्स को देखो, IrClCO PPS3 ट्वाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ वास्कास कॉम्प्लेक्स। कॉमन नेम क्या होता है, वास्कास कॉम्प्लेक्स। मैंने अपने लेक्चर में बताया होगा इसको, ठीक है ना। जरा इसका निकालो तो EAN, रेडियम 77, 77 -1, ये भी मोनोडेंटेट, ये भी मोनोडेंटेट, ये भी मोनोडेंटेट, तो 2 × 4 कितना हो जाएगा ये 76, 76 प्लस 8 84। और ये तो कोबाल्ट +3 में है, तो 27 - 3 प्लस 6 × 2 कितना आ गया 36। ठीक है, क्या मेरी भी यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बोलो बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए फिर इतना काफी आज के लिए। अगले लेक्चर में हम EAN रूल को थोड़ा सा और पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।